जय हिंद। संविधान चल रहा आप लोगों का। ठीक है, इसमें जो है राष्ट्रपति बना रहे हैं प्रेसिडेंट। हिंदी में राष्ट्रपति। भाग 5 में चल रहा है 52 से लेके 151 तक। ठीक है, इसमें हम आपको जब से राष्ट्रपति शुरू किए थे तो आपको चुनाव तक बताया था। ठीक है, तो ये ट्रिक इसमें बताया है हम। इसको याद कर रहे हैं ना तो बहुत आसान हो जाएगा। ये है 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 या 61। ठीक है, उसके बाद देखिए प से होता है और ये आपका 52 में है। का से होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। ठीक है, ये आपका 53 में। 54 में आपका निर्वाचन। 55 में आपका कोटा कोटा। 56 में है आपका कार्यकाल। 57 में है आपका दोबारा निर्वाचन। 58 में है योग्यता। 59 में आपका दशा कैसी होनी चाहिए आपकी। 60 में आपकी शपथ और 61 में है महाभियोग। ठीक है, इसका मतलब हम बताए हैं कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा और वह एक दिन भी खाली नहीं रहेगा। यहाँ पे होगा का मतलब होता है शैल बी, मतलब ये होना ही चाहिए, ये खाली नहीं होगा। ठीक है, ये था आपका 52 में। कहां से दिया गया ये राष्ट्रपति का पद? कहां से दिया गया? तुझे बताया था लोगों को, ब्रिटेन से। ठीक है, वहां के महारानी के समान है ये, लेकिन ये वंशानुगत नहीं है। हमारे यहाँ चुनाव होता है, जैसे अभी एलिजाबेथ द्वितीय स्टार में है तो उनके जो बेटे थे, बेटे के बेटे वो किंग चार्ल्स तृतीय हैं। ठीक है, वो हुए हैं किंग चार्ल्स तृतीय, अब जाके वो हुए हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ वंशानुगत नहीं है, हमारे यहाँ चुनाव के द्वारा होगा और इनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अगर निर्वाचन वाले में एक बार और क्या बता देते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 कहता है राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, और वो एक दिन भी खाली नहीं होगा। ये लिया कहाँ गया है, कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 53 कहता है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान का मतलब ये होता है कि आप जो है अपने हिसाब से कोई निर्णय नहीं लेंगे। आपके जो साथी हैं, सहयोगी हैं, जो आपको साथ दे रहे हैं, और उनके कहने से आप जो है निर्णय कोई भी निर्णय आप उनके कहने से लेंगे। ठीक है, तो इसमें कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति है, जबकि वास्तविक प्रधान कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति है, जबकि वास्तविक है प्रधानमंत्री। ठीक है, 54 में निर्वाचन। इसको दोबारा थोड़ा समझा दें आपको।
इसके लिए हम बोल रहे हैं कि एक निर्वाचक, पहले तो इसका चुनाव जो है अनुच्छेद 54 की तहत चुनाव कौन करवाएगा? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा। जब एक चुनाव कराएगा तो इसमें यह है कि एक निर्वाचक मंडल होगा, ठीक है, इसमें एक होगा निर्वाचक मंडल। अच्छा, इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होंगे? कुछ ने बताया था आपको। निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होंगे? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली एवं पुडुचेरी के निर्वाचित विधानसभा अच्छा, इसमें हम बताए थे आप लोगों को कि ये जो है लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे दिल्ली में पुडुचेरी की विधानसभा हो, इसमें लोग जो निर्वाचित रहेंगे वही लोग आएंगे। जो लोग निर्वाचित नहीं होंगे वो नहीं आएंगे। जैसे जो 2021 से पहले, ठीक है, सॉरी 2020 से पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, ठीक है, इनको तो हटा दिया गया है। लेकिन ये जो चुने जाते थे तो हमारे यहाँ लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545 है, ठीक है, हर तो 500 में, लेकिन चुनाव कितने पे होता है? 545 पे, उसमें भी 2 मनोनीत कर दिए जाते हैं, ठीक है, 2 मनोनीत कर दिए जाते हैं, तो बचते 543। इसी सीट पे चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है इसी सीट पे होता है, ठीक है, ये 2 मनोनीत हो जाते हैं। ये बाकी जो 7 बचा है ये जम्मू कश्मीर वगैरह के लिए रखा गया है, जो लद्दाख वाला भाग है उसके लिए रखा गया है। मतलब जब भी कभी भी कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री आए जिसको ये लगे कि हमारे देश की संसद में जो सीट खाली है उसको भरने के लिए उसके दिल में एक ऐसी भावना पैदा हो कि ये भी 7 सीटें भर जाए। जैसे हाल ही में जब अमित शाह धारा 370 को हटा रहे थे तो उन्होंने बोला था कि हम इसके लिए जान दे देंगे, मतलब लद्दाख के पीओके के लिए, इस पीओके के लिए जान देंगे हमारा भारत। हम सोचते हैं कि आप इसके लिए जान क्यों दे रहे हैं? आप इसके लिए जान नहीं दीजिए, आप इसके लिए जान दीजिए, आप ही का था ना। आपका ये जो है आपका बांग्लादेश, ये भी आप ही का है, हमने आजाद कराया इसको। बहुत पहले 1876 वगैरह में जो अफगानिस्तान हमारा था, 1935 में हमसे म्यांमार वाला हुआ वो हमारा था। तो हम सिर्फ इसके लिए क्यों जा रहे हैं? हम इन सभी के लिए जानते हैं ना, जब जान ही देना है तो सबके लिए जान देते हैं हम, ठीक है। अभी एक वहाँ के जम्मू कश्मीर के नेता है फारूक अब्दुल्ला, ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि भारत सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान से युद्ध करे। काहे युद्ध करें हम? क्या मतलब युद्ध करने का? तो ये जो 7 सीटें हैं, जो 7 सीटें खाली रहती हैं वो जो है जम्मू कश्मीर के लिए, मतलब जो पीओके वाला भाग है उसके लिए खाली रखा गया। उसको जिस दिन वो आएगा वो सीट भरी जाएगी, वो उसी लिए खाली रखा गया है। कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा है उसके मन में ऐसी भावना उत्पन्न हो कि हमको इसको भरना है, जैसे उसके पक्ष में उतना कोई बोलता नहीं है। जाते जब पॉलिटिकल कैरियर लोग आ जाते हैं तो लोग कहीं भी बोलना कम कर देते हैं। इमेज है, छवि है, हर चीज बना के रखना पड़ता है ना। अभी फंड तो मिलता है लोगों को, वो नहीं मिलेगा फिर ना। तो आप जो है इनमें जो लोग होंगे वो लोग निर्वाचित होंगे, ठीक है। कौन कौन लोग नहीं होंगे? राज्यसभा के जो 12 मनोनीत होते हैं ये नहीं होंगे, क्योंकि जब इसे राष्ट्रपति ही चुनते हैं और जब यहाँ पे लिखा गया है दोबारा निर्वाचन होगा, यहाँ पे 57 वाले में लिखा गया है कि दोबारा निर्वाचन होगा, तो क्या ये जो 12 लोग चुने जा रहे हैं, जो जिनको मनोनीत कर रहे हैं राष्ट्रपति, क्या ये दोबारा वोट नहीं देंगे? उन्हीं को देंगे ना, उन्हीं के पक्ष में देंगे ना, इसीलिए कहा गया कि वोट नहीं देना है। और कौन नहीं देता है? जो विधानसभा है और राज्य में जितने विधान परिषद है वहां के लोग नहीं देते हैं, क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, 6-7 में है, ठीक है। इसके बाद
जहां पे भी विधानसभा कार्यरत नहीं है, जैसे जम्मू कश्मीर में फिलहाल विधानसभा कार्यरत नहीं है, फिर भी राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह होगा। ठीक है, जैसे हम इसमें बोल रहे हैं कि निर्वाचन में लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, विधानसभा होगी। अच्छा, विधानसभा होगी तो जहां जहां विधानसभा होगी हर जगह विधानसभा होगी। तो एक सवाल आएगा मन में कि हो सकता है उस समय चुनाव का मामला चल रहा होगा, आएगा नहीं के दिमाग में। जैसे आप जब इस विधानसभा का नाम सुनेंगे तो जैसे जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर विधानसभा जब से हटी, विधानसभा लागू है, भले चुनाव नहीं हो रहा है, ठीक है, जब चुनाव नहीं हो रहा है तो वहां विधानसभा है ही है। अब हम कह रहे हैं कि विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट देंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है। अब जब विधानसभा है ही नहीं तो आप कहेंगे सर वहां की जो विधानसभा है नहीं, कैसे निर्वाचन में वोट देंगे? तो ये विधानसभा रहे या ना रहे, इससे उस राष्ट्रपति के चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझा ना हमें? तो ये विधानसभा रहे या ना रहे, जैसे इसका कहीं सीट खाली हो, लोकसभा में कोई सीट खाली हो, ठीक है, इस सीट के खाली होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा राष्ट्रपति के चुनाव पे। जैसे अभी फिलहाल आजमगढ़ की जो सीट थी दिनेश लाल यादव वाली, जहां से सांसद पहले अखिलेश यादव सांसद थे, जब वो विधानसभा में सदस्य बन गए हैं 2022 में, विधानसभा जब सदस्य बने हैं तो अपने सांसद सत्ता छोड़ दिए थे, ठीक है। तो ये सीट मान लीजिए खाली रहती, तो जो सीट खाली है इसमें बोला जा रहा है ना कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, जो लोग निर्वाचित होके आए हैं। राज्यसभा में जो लोग निर्वाचित रहेंगे वही आएंगे। इस चीज को ध्यान में रखते चलिए कि जो निर्वाचित होगा वही देगा उसमें, ठीक है, समझा ना? हाँ, तो जो लोग निर्वाचित होंगे वही देंगे। ये जो 12 मंडित हैं ये नहीं देंगे, ठीक है, विधान परिषद नहीं देगा। और जो चुनाव मान्य होगा कब? जब विधानसभा नहीं कार्यरत रहेगी तब, ठीक है। अच्छा, हम आपको बता रहे थे कि जो ये चुनाव है राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अच्छा, अप्रत्यक्ष रूप से क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें डायरेक्ट जनता का साथ मतलब हाथ है ही नहीं, डायरेक्ट जो जनता वोट नहीं दे रही, इसलिए इसका जो चुनाव है अप्रत्यक्ष तरीके से हो रहा है, ठीक है। और इसका जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय, ठीक है, और आनुपातिक प्रणाली, ये बता दें। इसमें क्या करता है कि आप जब भी कभी वोट देते हैं, अगर गांव में मुखिया की, पंचायत का, बीडीसी का, जिला पंचायत का, जिसका भी वोट देंगे गांव में देंगे, तो आप जो है आपके लिए जो बैलेट पेपर रहता है, इस बैलेट पेपर में जो भी रहेगा, ठीक है, इस सिंगल व्यक्ति पे ही आप वोट देंगे, ठीक है। ये नहीं कि सब पे मार दो, जब भी देना आपको इस सिंगल व्यक्ति पे ही देना है। तो ये सिस्टम जो है सिर्फ मुखिया वगैरह के लिए है, ठीक है। लेकिन ये जो सिस्टम है इसमें जब सिर्फ सिंगल आप वोट देंगे, जब भी मुखिया वगैरह आप देंगे तो आप सिर्फ सिंगल देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ जो सिस्टम है, यहाँ पे आप सिंगल नहीं देंगे, यहाँ पे जितने लोग खड़े रहेंगे, ठीक है, जितने लोग खड़े रहेंगे आप उनको वोट देंगे। इस तरह हम आपसे कह रहे थे कि ये चुनाव अनुपातिक प्रणाली हो रहा है, ये
बी सी। ठीक है, आनुपातिक प्रणाली का मतलब ये है कि हम जैसे हैं, ठीक है, हम पहले व्यक्ति हैं, हम लोकसभा के सांसद, लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है, हमको वोट देना है राष्ट्रपति को। अब इस राष्ट्रपति को जब हमें वोट देना है तो इसमें ये होता है कि आप जो है किसको वरीयता दे रहे हैं, ठीक है, आप वरीयता देना है। तो अब इस वरीयता में हम मान लीजिए इनको दे रहे हैं एक, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि पहले कौन जीते, बी जीते। दूसरा हम चाहते हैं कि अगर ये ना जीते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम वोट दे देते जीत जाएंगे, ठीक है, हो सकता है कि हमारा मन है कि अगर ये ना जीते तो ये जीत जाए, हो सकता है। अब तीसरा तो हमको देना ही देना है यहाँ पे, यानी हम सबको प्रीफर करेंगे, लेकिन हमारा जो पहला कौन प्रीफर होगा, कौन है पहला, उसको हम पहला नंबर देंगे। तो आप लोग जब भी कभी प्रचार देखते होंगे, जब भी कभी प्रचार देखते होंगे, किसी का भी चाहे एमएनसी का होता होगा, चाहे राष्ट्रपति का चाहे राज्यसभा का, जब भी राज्यसभा का चुनाव होता है, एमएनसी का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो उनके पोस्टरों पे आप देखेंगे कि हमें जो है 1 नंबर का बटन दबा के जिताएं। कभी भी आप पोस्टर देखिएगा, लिखा रहेगा कि 1 नंबर का बटन दबा के आप जो है भाजपा से विजयी बनाएं। इन सभी चीजों पे ध्यान दिया करिए कि पोस्टरों पे क्या लिखा जा रहा है, इन सभी चीजों पे ध्यान, ये चीजें गलत कुछ भी नहीं लिखा जाता है। हमको ये लगता है कि वो प्रचार अपना कर रहे हैं, लेकिन वो क्या लिखा है हमको समझना जरूरी है। जब ये लिखा रहता है कि हमें प्रथम वरीयता का वोट देकर हमें जिताइए, इसका मतलब ये है कि आप जो हमें 1 नंबर दबाइए, हमको दीजिए 1 नंबर का, ठीक है, हमको ये वाला और ये वाला नहीं चाहिए, हमको ये पहला नंबर चाहिए। इसीलिए वो यहाँ पे लिखते हैं। तो आप लोग कभी भी देखिएगा, एमएलसी का चुनाव होगा, हर 2 वर्ष में एमएलसी का चुनाव होता है, हर 2 वर्ष में राज्यसभा का चुनाव होता है, ठीक है, तो वो जो चुनाव होगा, जो प्रचार होगा, तो उसमें देखिएगा कि लिखा रहेगा कि आप जो है फर्स्ट नंबर का हमको वोट देके जिताइए। जैसे काउंसिलर, वकीलों का जब चुनाव होता है ना, काउंसिलर नहीं जानते हम लोग, काउंसिलर होता है वकीलों का जो अध्यक्ष होता है। जब आप जाएंगे कहीं तहसील वगैरह में, तो वहाँ पे जो वकील होते हैं उनके भी अध्यक्ष होते हैं, तो उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनके भी चुनाव जो होता है उनके लिए वरीयता इसी तरह निर्धारित होता है, ठीक है, जो होते हैं उनके लिए। जैसे ये प्रेफरेंशियल है, अगर ये अच्छे नहीं तो ये अच्छे होंगे, ये नहीं तो ये अच्छे होंगे, यही है इसमें। तो हम मान लीजिए इनको चुन लीजिए पहले से, ठीक है, चुन लिए इनको। कोई और व्यक्ति है वो चाहता है कि हम ए को जो है पहले स्थान पर रखें, ठीक है, इनको चाहता है कि हम 3 नंबर पर रखें, इनको चाहता है कि 2 नंबर पर रखें, ठीक है। फिर कोई तीसरा व्यक्ति आया, तो तीसरा व्यक्ति आया, वो सोच रहा है कि हम जो है एक को पहले स्थान पर रखें, इनको दूसरे स्थान पर रखें, इनको रखें तीसरे स्थान, ठीक है। फिर कोई चौथा, वोटिंग तो होगी, 1-2 लोग तो देख रहे हैं, तो फिर आया कोई, फिर अब सोचा कोई कि हम जो है इनको 1 नंबर दे देते हैं, इनको 2 नंबर, इनको 3 नंबर दे देते हैं, ठीक है। फिर कोई आया, फिर वो वोटिंग कर रहा है, फिर आप करेंगे तो फिर कोई देगा इनको 1 नंबर, इनको 2 नंबर, इनको 3 नंबर, ठीक है। आप करेंगे हम गिनती कि इसमें कौन जीत रहा है। हम इतना सिर्फ उदाहरण के लिए बताएं, इतने लोग थोड़ा देते हैं, लेकिन इसी तरह वोटिंग होती है। वोटिंग जो होती है इसी तरह होती है। आप प्रिफरेंशियल एक का पर्चा सभी लोगों का नाम रहेगा उस पे, ठीक है। जब ये बैलेट पेपर बनेगा आपका, इसके लिए बैलेट पेपर बनेगा तो सबका नाम रहेगा उस पे। ये जो बैलेट पेपर आपका बनेगा, इसमें नाम लिख के, ठीक है, इसमें इधर जो है खाली स्थान छोड़ा रहता है, यहाँ पे नाम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका खाली स्थान रहेगा, आपको जो जिसको प्रेफरेंस देना है, आप इनको 2 चुनना है, इनको 1 चुनना है, इनको 3 चुनना है, तो आप इनमें से चुन सकते हैं, ठीक है। यही सिस्टम यहाँ पे। तो अब हम मान लीजिए इनको 1 दे दिए, इनको 2, इनको 3, ठीक है। इसी पे हम मोहर, वहां पे मोहर रखी रहती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की, ठीक है। उस मोहर से आप जो है उस मोहर को लेके आप अपना जो निशान आपको लगाना है आपको लगा दीजिए। यही सिस्टम यहाँ पे है। मान लीजिए जो पहला व्यक्ति आया होगा इस वाले पे जो पहला व्यक्ति आया होगा इसी तरह प्रेफरेंस दिया होगा वो, तो मान लीजिए कि पहला व्यक्ति इस तरह प्रेफरेंस दिया है, ठीक है, पहला व्यक्ति इस तरह प्रेफरेंस दिया है, फिर दूसरा ये दिया है, फिर ये तीसरा व्यक्ति ये वाला दिया है, चौथा ये वाला दिया है, ठीक है, पांचवा ये वाला दिया है। अब हमको करना है गिनती।
अब इसी को बोलते हैं आपकी आनुपातिक प्रणाली। समझा? सबको अपने वरीयता के हिसाब से जो वोट देना होता है वो होता है आपकी आनुपातिक प्रणाली। ठीक है, अब देखिए गिनना है। अब इसमें गिनना है कि सबसे एक कौन पाया है, सबसे ज्यादा एक कौन पाया है? ये पाया है, ये सबसे ज्यादा पाया है, और कोई एक पाया था ना, इसका मतलब ये जीत गया पहले ही वाला। सुना? ये जो है ये पहले बार में ही जीत गया। लेकिन अगर हम कहें, आप कहें कि एकल संक्रमणी क्या है, एकल संक्रमणी क्या है, तो एकल संक्रमणी वो है, मान लीजिए अभी हम इसको चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए कि इनको हम रख रहे हैं 2 नंबर पे, इनको रख रहे हैं 1 नंबर पे। ठीक है, अब देखिए इनको रख रहे हैं हम 3 नंबर पे, इनको रख रहे हैं 2 नंबर पे, सॉरी इनको अगर 1 रख देते हैं, ये भी 2 हो गया, वो भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो गया। ठीक है, इनको रख देते हैं 2 नंबर पे। ठीक है, अब देखिए अब हमको पहला गिनती करना है कि जब पहली गिनती होगी पहली बार, तो पहला जो बता दो खत्म हो गया, पहली बार फिर से गिनती होगी। ठीक है, अब इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा एक कौन पाया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एक कौन पाया है, यानी ये तो एक ही एक पाए हैं, ये एक पाए हैं 2, ये भी एक पाए हैं 2। ठीक है, अब जब दोनों लोग बराबर हो गए, ठीक है, अब इनका क्या होगा, इनका जो बचा हुआ वोट है इनको निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत कम वोट पाए हैं। ठीक है, जब कम वोट पाए हैं, और जैसे क्यों कम वोट पाए हैं, क्योंकि इनकी और इनकी तुलना में जब ये कोई भी व्यक्ति कम वोट पाएगा उसको इससे बाहर निकाल दिया जाएगा, और ये जितना भी वोट पाया रहेगा इसके सारे वोट इन दोनों में बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे। ठीक है, जब बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे उसी को बोला जाता है एकल संक्रमणी गिनती। ठीक है, यानी इनको पहली ही बारी में बाहर निकल गए, जब पहली गणना हुई, पहली गणना हुई उसी में इनको बाहर निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो एक पाए हैं, बाकी दोनों 2 पाए हैं। ठीक है, तो पहली गणना होगी, जब पहली गणना होगी इसमें आप जो है पहला चरण गिनेंगे। ठीक है, जब पहले चरण की गणना होगी तो आप उसमें पहला गिनेंगे कि कौन सबसे ज्यादा 1 नंबर पाया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन 1 नंबर पाया था, ये 2 पाए थे, ये भी 2 पाए थे, ये नहीं पाए थे, ये 1 ही पाए थे, इसीलिए जो इनको बाहर निकाल दिया जाएगा। यही कहलाता है एकल संक्रमणी। पहली ही पारी में जो कोई कम मत या वोट पाता है, अगर वो उससे बाहर निकल जाता है, वही कहलाता है एकल संक्रमणी। समझा ना? एकल संक्रमणी क्या है, जो सबसे कम वोट पाए पहली बार में ही निकाल दिया जाए, वो उसी को कहता है एकल संक्रमणी। ठीक है, तो आप देखिए ये तो पहले चरण की गणना हो गई। अभी तो कोई जीता नहीं इसमें, अब ये 2 लोग बचे, अब इनको हटा दिया जाए, आप इसका गिने। अब हम कौन से पहले चरण की थी, अब करेंगे दूसरे चरण की। अब दूसरे चरण की जब गणना करेंगे तो हम देखेंगे कौन 2 सबसे ज्यादा पाए। तो ये बटेगा ना उन लोगों में, कौन सी? ये पहले चरण का इन दोनों बटेगा ना, वो बटेगा, छोड़ दीजिए वो, अब उनका उससे मतलब नहीं। अब इसमें देखिए आ गया, ठीक, ये तो जुड़ के वो ज्यादा कर देगा वो, ये आप इसमें आके सिर्फ जुड़ेगा ये, बाकी अपना जो जीता रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 60 सीट है, किसी के पास 50 सीट है। ठीक है, अगर ये बराबर बराबर बटेगा फिर भी तो आप ज्यादा ही रहेंगे ना। मान लीजिए किसी के पास 60 है, किसी के पास 50 है, आप किसी का 40 और 50 है। ठीक है, वो पहले वाले का 40 और 50 है, तो आधा आधा बांटना है, तो 20 इधर करेंगे 20 इधर करेंगे, तभी तो आप अधिक रहेंगे, अपना। तो वही सिस्टम यहाँ पे है। ठीक है, अब इसमें देखना है कि जीत कौन रहा है। ठीक है, अब जब जीत रहा है तो इसमें देखना है दूसरे चरण की जब गणना होगी, दूसरे चरण की, तो हम देखेंगे कि 2 नंबर कौन पाया है। अब पहला नंबर नहीं गिनेंगे, क्यों? क्योंकि पहले चरण की गणना हो चुकी है। जब पहले चरण की गणना करेंगे तो उसमें पहला ही व्यक्ति से जो पहले नंबर के रहेंगे लोग उन्हीं को देना है। ठीक है, अब
आप देखेंगे अब ये जो लोग बचे हैं, अब इनमें देखेंगे कौन दो सबसे ज्यादा पाया है, तो ये सी पाया है सबसे ज्यादा दो, ये जीत गया। ये दो पाए ही नहीं कहीं, ठीक है, तो सी चुनाव जीत गया। ये बी हार गया, सी चुनाव जीत गया, ठीक है। इसी ये जो है आपका एक संक्रमणी और आनुपातिक प्रणाली की है, समझ रहे हैं? उस दिन यही बता रहे थे, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए यहाँ भी नहीं जीतता, यहाँ भी नहीं जीतता, तब तीसरे चरण की गणना होगी, ठीक है। तब उसमें 3 देखा जाता आपका, तब उसमें 3 देखा जाता। और ये है कि तीसरे में कोई ना कोई जीत ही जाता, क्योंकि जो ये गणना हो रही है ना, ये उम्मीदवारों के स्थान के आधार पर ही होती है। जितने उम्मीदवार रहेंगे उतने चरण तक गणना जा सकती है। ऐसा नहीं है कि उतने चरण तक जाएगी ही जाएगी, पहले वाले में ही कोई जीत सकता है, लेकिन ये निर्धारित है कि अगर 3 सीट पे लोग लड़ रहे हैं, तीन लोग खड़े हैं, तो गारंटी है कि ये 3 तक जाएगा ही जाएगा, 4 कभी नहीं जाएगा। ये जो चौथा चरण है, जैसे 3 लोग हैं ना, ए बी सी, ये 3 लोग हैं ना, ये 3 लोग 3 चरण तक ही जाएंगे, इससे एक्स्ट्रा जाएगा कभी 4 नहीं जाएंगे। चौथा चरण भी का जाएगा ही नहीं, कभी नहीं जाएगा। ये तो या तो पहले भी जीत जाए, या तो पहले बार में जीत जाए, या तो तीसरे तक आके जीत जाए, लेकिन चौथे में कभी नहीं जाए, ठीक है। हाँ, तो पहले चरण की गणना, दूसरे चरण की गणना, तीसरे चरण की गणना, यानी जितने लोग रहेंगे उतने चरण की गणना होगी, ठीक है। अब होता है कि आप लोग देखेंगे कि ये जो है इतने लाख वोट पा गए, ये इतने लाख वोट पाए हैं, ये जो द्रौपदी मुर्मू है 3-3.5 लाख वोट से जीती है इस बार, ठीक है। तो ये अच्छा वोट देता कौन है, 3-3.5 लाख लोग तो है नहीं, ठीक है। आप उनके लिए मत मूल्य निर्धारित किया जाता है, ठीक है। अब मत मूल्य निर्धारित होगा तो कैसे निर्धारित होगा, ये भी तो जानना जरूरी है। तो जैसे कभी भी नहीं विचार आता है कि विधानसभा इतने कम लोग हैं, राज्यसभा में लोकसभा को मिला के 245 हो, 545 है, लगभग 800, ठीक है। और बाकी विधानसभाओं में जितने हैं लोग 2-2.5 लोग भी होंगे, इससे थोड़े होंगे लोग। अरे 5-6 राज्य में जो सीटें हैं ज्यादा है थोड़ा सा, बाकी हर जगह कम है, ठीक है। तो हम जो है जब विधानसभा में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य, ठीक है। आप देखिए हमको निकालना है उत्तर प्रदेश का विधानसभा है, कितनी सीट है उत्तर प्रदेश में यहाँ विधानसभा की, 403 सीट है। 52 सीट का है, 403 सीट है विधानसभा का, ठीक है। हम इसको टोटल 400 मान के चलते हैं, ठीक है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य हमें ज्ञात करना है, और हमारे यहाँ जो विधानसभा की सीट है वो 400। अब हमें ज्ञात कैसे करना है ये चीज हमको देखना है। तो हम जब भी कभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य निकालेंगे तो हम सबसे पहले अपने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखेंगे, ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वर्तमान कितनी हो सकती है, लगभग 25 करोड़, 20 करोड़ होते हैं, 21 करोड़ होता है कि मान लीजिए 20 करोड़, इकाई से 1000, 10,000, लाख, 10 करोड़, 10 करोड़, ठीक है। फिर कितनी सीटें हैं, लगभग 400, ये 403 है, मैं बता रहा हूं, और मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। अब देखिए उस राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा सीटों की संख्या, ठीक है, मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। हमारे यहाँ यूपी की जो संख्या मान लीजिए 20 करोड़ है, तो इसमें 23-24 करोड़ है, मान के चलिए कि 20 करोड़ है, ठीक है। 403 सीट में हम 400 मान के चल रहे हैं, ठीक है। आप
को एक्यूरेट निकालना होगा। आप लोग डाल के वो जो जनसंख्या पता करके 403 नंबर लिख के यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। आप देखिए 3 नंबर 3 ठुए कटेगा, 2 ठुए कटेगा, कितना होगा 1 2 3 4 5, यानी 5 जीरो कट गया। ठीक है, बता कितना 2000 यानी 500। यानी हमारे यहाँ यूपी की एक विधानसभा सदस्य का कीमत है 500। ठीक है, एक का आप जो है एक सदस्य। ठीक है, यूपी के एक सदस्य का जो कीमत है वो 500 रुपये है। आप देखिए अब कितने लोग हैं इसमें, 400 हैं, 400 गुणे 500 यानी 1 2 3 4 यही हो गए, 500 को 20, लगभग 2 लाख। यानी हमारे उत्तर प्रदेश से जब किसी को भी वोट पड़ेगा तो कितना पड़ेगा 2 लाख। अच्छा ठीक है, इनका 2 लाख हो गया, ये उत्तर प्रदेश का है। बिहार का देख लेते हैं, बिहार में टोटल 243 सीट, 240 मान के चलते हैं उसकी, वहां की जो संख्या है 12 करोड़ लगभग। ये है आपका बिहार। ठीक है, 12 करोड़ वहां के, 12 करोड़ है। उसके बाद फिर इसकी वहां पे 243 सीट है, 240 सीट चल रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई 1000, 3 2 कटा, 1 कटा, 4 कट गए, 24 बचे 120 होता है। इसका भी 500 ही है। ठीक है, अब देखिए जब 500 है इसका ही, एक का मतलब कितना होगा 500 गुणे 240, ये होगा 24 पर 120, बाकी आपका 3 जीरो लग जाएगा। यानी 1,20,000 1,20,000 जो है बिहार से वोट पड़ेगा किसको, राष्ट्रपति को। ठीक है, 1,20,000 जो मत मिलने का वोट पड़ेगा बिहार से, समझा नहीं। इसी जैसे लाखों में लोग जीतते हैं ना, अब जैसे कितना सीट होगी, लगभग 2 से 2,500 सीट है और कुल मिलाकर 3 साढ़े 3 हजार करीब जाता है। ठीक है, अब उतना ही जाता है और लोग जीत रहे हैं लाखों में। एक जो है इसको इसलिए जो बनाया जाता है कि आप इतने वोट पा रहे हैं, इतने पा रहे हैं, वो एक गणना बनाने के लिए। ठीक है, कोई कहेगा कि इतना कौन सा वोट पाता है, तो उसी गणना को बनाने के लिए वहां के लोगों को मतलब ऐड करके इस तरह इसको बनाया गया है। ठीक है, हाँ इतने वोट से जीते हैं। इसका कोई औचित्य है, कोई मतलब हो इसका, वो जो कोई भी इसमें जो विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा का जो भी कोई वोट दे रहा है, एक ही व्यक्ति दे रहा है ना, और उतना ही लोग वोट भी दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप हम पा रहे हैं तो कहीं 2 लाख, कहीं 1.5 लाख, कहीं कुछ। ठीक है, तो ये जो है हमको उनकी मर्यादा को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आप विधानसभा के सदस्य का निकाल रहे हैं। ठीक है, किसका निकाल रहे हैं आप, क्या क्या होगा इसमें, इसमें होगा उस राज्य की टोटल जनसंख्या बटे वहां पे विधानसभा की सीटें कितनी हैं। ठीक है, गुणे 1,000। ठीक है, आप देखिए ये हो गया। अब हमको मान लीजिए निकालना था, क्या समझाएगा ना, अगर हमको निकालना था कि आप हम विधानसभा में निकाल दिए, विधानसभा के जितने भी लोग हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे झारखंड हो, हर जगह विधानसभा है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आपका हैदराबाद हो, चाहे जो भी राज्य है भारत का। ठीक है, हर जगह विधानसभा है, हर लोग वोट देंगे ही देंगे। ठीक है, तो इनकी जब निकालना होगा तो आप उस राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा सीटों की संख्या गुणे 1,000, ये निकलेगा 1 ठोका। जब 1 ठोका निकल जाएगा तो आप जो है सभी सीटों पे 500 गुणा करके इसमें से इतना निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल। ठीक है,
ये तो हम निकाले विधानसभा का, ठीक है। अब हमको निकालना होगा किसका, लोकसभा का। हमें सांसदों का मत मूल्य निकालना होगा ना, तो सभी सांसद बराबर है। दोनों का निकालना होगा ना, नहीं नहीं, अलग अलग नहीं, दोनों का एक ही होगा। सभी लोग तो सांसद ही है ना, इनको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, इनको भी बोला जाता है। ये कुछ सदन के हैं, निम्न सदन के हैं, ठीक है। तो समझ आया ना। अब देखिए विधानसभा निकाल लिया, एक का जो कितना है आप देखिए। अब हमको निकालना है एमपी का। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब हमें एक एमपी का निकालना है। अब एमपी का निकालने के लिए हम करेंगे कुल विधानसभा निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य, ठीक है। कुल विधानसभा निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य। अब कितने, जैसे पूरे राज्य में जितने भी विधानसभा सदस्य हैं और निर्वाचित हैं, इस चीज को हर बार ध्यान रखिएगा, हर बार अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि निर्वाचित सदस्य ही होंगे। जब कभी वो ऑप्शन में देगा तो ऐसा देगा जरूर आपको, आप पूरा समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा कि निर्वाचित सदस्य ही उसमें होंगे। इस चीज को बैठा के रखिएगा। कुल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य बटे कुल सीटों की संख्या, मतलब एमपी की मल्टीप्लाई 1,00,000, ठीक है। तो इसका जो आंसर आता है चुनाव आयोग में, निर्वाचन आयोग में 708 जो है। अब हम अलग अलग कौन सी विधानसभा कितना कितना आपको बता पाएंगे, याद हमको नहीं, जैसे बताना तो बता देंगे लेकिन याद नहीं हमको, तो हम सबका ऐड करेंगे। उनका मत मूल्य सबका हर जगह का उनकी जनसंख्या से। अच्छा, उत्तर प्रदेश का 2 लाख निकला, उत्तर प्रदेश का 2 लाख, 2 लाख हो गया। बिहार का आपका था 1,20,000, ठीक है, यही था ना 1,20,000 कितना था। हो सकता है कहीं और कुछ और हो, 24, 25, 120, 1,20,000 कुछ और हो कहीं का। मान लीजिए महाराष्ट्र का 1,40,000 हो, ठीक है। पश्चिम बंगाल का 1.5 लाख हो। आप सबका जो मत मूल्य है इनको लिख के यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जब यहाँ लिखेंगे फिर कुल सीटों से मल्टीप्लाई से भाग देंगे, ठीक है ना। तब जाके एक जो है एमपी का जो निर्वाचन आयोग ने जिसको मतलब बताया है कि एक जो है एमपी का जनसंख्या किस तरह बढ़ती रहेगी। यहाँ पे लोग जो लोग वोट देते हैं उनका तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनका जब पूरा फिक्स कर दिया कि आपके एक मत का जो मूल्य होगा वो 708 होगा, ठीक है। आप चाहे प्रधानमंत्री रहे, चाहे गृह मंत्री रहे, चाहे कुछ भी रहे, लेकिन आप एक लोकसभा के सदस्य हैं या आप एक राज्यसभा के सदस्य हैं, तो आप बतौर सांसद आप जो है वोट जब देंगे तो आपका जो कीमत होगा वो 708 राष्ट्रपति की उस समय, ठीक है। 708,000 708 बस, हाँ ये जो है ये बस 708 लिखा है। जैसे ये एक छोटे 708 अब इसको जोड़ते रहिए। एक वोट वैसे यहाँ पे क्या है ना कि जो एक व्यक्ति है मान लीजिए पीएम जी हैं, इनका जो वोट का वैल्यू 708। इसी तरह जो है लगभग 800 हो गए लोग ना, तो 800 में अरे 545 इधर मान लीजिए 543 और 200 नहीं इधर है 245 से 250 बार हटा के 233 आए 543 3 3 6 4 3 7 776। अब 776 में 708 से भाग देंगे, करें गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है लगभग 50 से की वजह 750। इसको मान लेते हैं 800, इसको मान लेते हैं 700, ठीक है। 7 बटे 56 ठीक है। तो जो वोट वैल्यू है बतौर सांसद के लोगों का, एक व्यक्ति का जो है एक सांसद का वोट जो मूल्य है वो होगा 708, ठीक है ना। सुना, ये होगा एक एमपी का। इसका जो फार्मूला है कुल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य बटे कुल सीटों की संख्या एमपी की
मल्टीप्लाई एमपी मींस मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मल्टीप्लाई 8000। ठीक है। अब जो है अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो इतना सब कुछ आप राष्ट्रपति के चुनाव में लागू करता है। ठीक है ना, समझा ना? ये आपके निर्वाचन का सवाल। आपके निर्वाचन में कौन कौन शामिल होगा? निर्वाचक मंडल, ठीक है, निर्वाचक मंडल। इस निर्वाचक मंडल के भाग होंगे, जैसे चुनाव कौन कराएगा? निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग एक निर्वाचक मंडल बनाएगा। ये जब निर्वाचन मंडल बनाएगा तो इस निर्वाचन मंडल के तहत आएंगे आपके लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। हर बार ध्यान दीजिएगा कि निर्वाचित सदस्य बोला जा रहा है, ये मत भूलिएगा। ठीक है, जब एक विधानसभा के सदस्य का वोट निकालना होगा तो उस राज्य की टोटल जनसंख्या बटे वहां पे उपस्थित विधानसभा सीटों की संख्या मल्टीप्लाई 1000। एक एमपी का निकालना होगा तो टोटल जितने हमारे भारत देश में जितने भी राज्य हैं जहां पे विधानसभा का चुनाव होता है उनका मत मूल्य बटे कुल कितने एमपी हैं उनके सीटों की संख्या मल्टीप्लाई 1000। ठीक है ना, ये जो है आपके एक एमपी के लिए और एक विधानसभा के लिए हो गया। ठीक है, इनका चुनाव कैसे होता है? सिंगल जो है एकल संक्रमणीय और आनुपातिक प्रणाली से होता है। ये बता दिए हैं, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली से। अब एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली ये भी बताया आपको, समझा गया है? ठीक है ना, तो अब इसके आगे चले तो आप जो है आपका निर्वाचन खत्म हुआ। निर्वाचन इतना है, यानी उसके निर्वाचन में इतना है। ठीक है, समझा गया? अब देखिए ये है कोटा आपका, अनुच्छेद 55 आपका करता है कोटा। ठीक है, अच्छा आप कोटा क्या है? जब भी कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के लिए आप जब भी कोई सदस्य लड़ेगा, ठीक है, तो उसको कितना वोट पाना है, ठीक है, कितना वोट पाएगा कि वो चुनाव जीत जाए। समझा ना? जैसे हमारे यहाँ मुखिया वगैरह जो लोग चुनाव लड़ते हैं, मुखिया वगैरह जो ये लोग लड़ते हैं, तो इन लोगों का ये होता है कि जो सबसे ज्यादा पाए, यही होता है। मतलब अब मान लीजिए कि कहीं पे सीट है, सीट है कहीं पे जो है 1000 का टोटल मतदान हो रहा है। ठीक है, 1000 मतदान हो रहा है कहीं पे भी, वहां पे लोग मतदाता 1000 है। अब इस 1000 में 800 लोगों ने मान लीजिए मतदान किया। ठीक है, 800 लोगों ने मतदान किया। अब जो है इसमें लोग मान लीजिए उठे हैं 5 लोग। ठीक है, तो आप इसमें जो सबसे ज्यादा पाया होगा, हो सकता है कोई 300 पा गया होगा, कोई 200 पा गया होगा, कोई 100 पाया होगा, कोई 75 पाया होगा। ठीक है, क्योंकि 5 6 675, कोई हो सकता है कि 125 पा गया होगा। ठीक है, हो गया 800 हो गया ना। इतना कोई पाया तो जो सबसे ज्यादा पाया है वो जीत जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मुखिया वाले में ऐसा सिस्टम है, आपके मुखिया वाले में सिस्टम है कि जो सबसे ज्यादा पाया वो जीतेगा, लेकिन राष्ट्रपति वाले में सिस्टम नहीं है। यहां पे जब भी इनका चुनाव होगा और ये वोट पाएंगे अपना, जब भी अपना वोट पाएंगे उसमें क्या होगा? कुल वैध मत, ठीक है, कुल वैध मत बटे सीट है, कितने लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, संख्या कितने लोग लड़ रहे हैं +1। पहले ये होता था कि आप जो है पहले मान लीजिए कि ये कुल वैध मत मान लीजिए कि 800 है। ठीक है, अब 800 हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 लोग हैं, मान लीजिए 4 लोग हैं +1। ठीक है, 4 लोग हैं +1। अब जो है ये हो गया आपका 200 + 1। ठीक है, ये आपका हो गया 200 + 1 यानी 200 लोग। ठीक है ना, ये वाला सिस्टम पहले लागू नहीं था। इसमें ये निर्धारित किया गया कि आप जो है कम से कम एक कोटा पाएगा, इस कोटा तक
अगर आप वोट नहीं पाएंगे तो ये जब तक आप लोग उस कोटे तक वोट नहीं पाएंगे, अगर उससे कम पाते रहेंगे तो ये चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आप ये तो यहाँ पे 3 है, ठीक है, मान लीजिए अभी 3 रखता है यहाँ पे अभी 1 प्लस होगा, यहाँ पे 1 प्लस होगा, कितने लोग लड़ेंगे उसके लिए फिर 1 जुड़ेगा, मतलब जितने लोग लड़ेंगे उससे 1 जोड़ के, ठीक है। उसके बाद वो कोटा निर्धारित होगा कि आपको इतना वोट पाना है। अगर आप इतना वोट नहीं पाएंगे तो आप जो है, जब तक आप लोग उतना वोट नहीं पाएंगे तब तक इस पे चुनाव होता रहेगा। कम से कम कोई भी व्यक्ति जो है, जो जिसको जीतना है कम से कम इतना वोट पाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे 3 लोग लड़े थे और एक यहाँ पे है, ठीक है, 4 हो गया, समझ रहे हैं, 4 हो गया। अब 800 वोट है, 4 प्लस 1, तो इससे भाग देंगे 200 होगा, 200 प्लस 1 यानी 200 है। यानी ये जो है न्यूनतम कोटा है आपके जीतने के लिए, इतना रहना चाहिए आपके पास। ठीक है, समझ रहे हैं, आपके पास कम से कम इतना वोट रहना चाहिए। आप अगर इतना वोट नहीं पा रहे हैं तो आपको दिक्कत है। ठीक है ना, आप जब आपके लिए कोटा निर्धारित किया कि आप इतने कोटा तक पाएंगे तभी आप चुनाव जीत पाएंगे। ठीक है, कम से कम इतना पा जाना है आपको, बाकी जितने के लिए तो आप ज्यादा पाएंगे, लेकिन जो है आप कम से कम इतना पाना होगा। इसका जो फार्मूला है ये वाला ना होके कि जो सबसे ज्यादा पाएगा, आप मान लीजिए इसी में है, इसी में मान लीजिए 800 होता, ठीक है। अब इसमें कितना आया है, इसका कितना होगा बहुमत वाला, 4 लोग थे ना, 5 लोग थे, 300 लगभग 160, ठीक है, लगभग 160 आ रहा है एक लोग पे। लेकिन इसके बहुमत के लिए जो साधारण बहुमत से होता है उसमें ये सिस्टम है कि आप जो है 400 प्लस 1 वोट पा जाएंगे। ये होता है हमारे यहाँ जो साधारण बहुमत होता है उसके लिए होता है कि 400 प्लस 1 वोट आप आ जाएंगे तब जाकर जीत जाएंगे। ये होता है ना साधारण बहुमत का सिस्टम, ये है ना, जितनी संख्या है उसका आधा प्लस 1, ये होता है। लेकिन इस वाले सिस्टम में है कि आप जो है सबसे ज्यादा जो पा गया इस वाले में, ठीक है, इस वाले में कोटा निर्धारित है कि आपको इतना पाना ही पाना है। अगर आप इतना नहीं पाएंगे फिर कोई समस्या है। ठीक है, तो आपको जो है कम से कम इतना पाना है। ठीक है, नहीं समझ रहे हैं, इसके लिए कोटा निर्धारित है कि आपको जब भी आप राष्ट्रपति बनेंगे, आप चुनाव लड़ेंगे, तो इसके लिए आपके लिए कोटा निर्धारित है कि आप जो है इतना कम से कम वोट पा जाएंगे। ठीक है, कुल वजमत बटे कुल सीटों की संख्या +1, फिर यहाँ पे +1। ठीक है, समझ गए, ये है आपका कोटा। ठीक है, तो कोटा हो गया। आपका अनुच्छेद 56 कहता है कार्यकाल। ठीक है, कार्यकाल में ये सिस्टम है कि राष्ट्रपति जिस दिन से पद पे अपने बैठेगा उस दिन से जब तक रहेगा वो 5 साल तक रहेगा। ठीक है, यानी आपका जो कार्यकाल निर्धारण है, आप जिस दिन से बैठेंगे पद पे, मान लीजिए आज कितनी तारीख है, 11 है, आप आज से बैठेंगे पद पे तो अगले 5 साल की इसी तारीख तक के लिए आप उस पद पे रहेंगे। ठीक है, आपको इस बीच में कोई हटा नहीं सकता है, या तो आपको हटाया जाएगा महाभियोग से, या तो आप जो है अपना उपराष्ट्रपति को अपना हस्ताक्षर सौंप के जो है रिजाइन करके जा सकते हैं। लेकिन ये जो पद है ये 5 साल के लिए पद बना है, अब जो ये पद बना है आपके बीच में खाली नहीं कर सकते हैं, अपने मन से कर दीजिए, वो अलग बात है। लेकिन ये जो आपका पद है ये 5 साल तक कार्यकाल करेगा, ये घटेगा नहीं, न इसके बीच में चुनाव होगा जब तक वो एक्सपायर नहीं होंगे। ठीक है, अगर एक्सपायर हो जाएंगे तो चुनाव हो सकता है 6 महीने के अंदर। ठीक है, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी, लेकिन ये बता रहा है कि कार्यकाल अगर राष्ट्रपति कोई है तो कम से कम वो जो है 5 साल तक अपने पद पे रहेगा। इसीलिए तो महाभियोग का जो सिस्टम आगे हम पढ़ाएंगे, तो महाभियोग का जो सिस्टम पढ़ाएंगे तो इसमें निर्धारित किया गया है कि जल्दी जल्दी कोई इनको हटाएंगे, क्योंकि ये जो सिंगल व्यक्ति के लिए चुनाव हो रहा है। ठीक है, सिंगल व्यक्ति के लिए चुनाव हो रहा है, अब उसके लिए इतना पैसा खर्चा करना पड़ेगा कि सभी लोग फिर उसे वोट दे आके। ठीक है, तो फिर जब चुनाव होगा क्या मतलब है, इसलिए होता है कि इनका जो कार्यकाल होगा, तो इसीलिए तो नहीं बोला गया इसमें कि ये जो पद होगा
ये खाली कभी नहीं होगा। चाहे उसमें उपराष्ट्रपति आके बैठ जाए, राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति आके बैठ जाए, चाहे मुख्य न्यायाधीश आके बैठ जाए, वो भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य 33 न्यायाधीश हैं उसमें से कोई एक वरिष्ठ न्यायाधीश आके उसको बैठ जाए। समझ में आ रहा है? लेकिन वो पद कभी भी एक दिन भी खाली नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है? वो पद जो है एक दिन भी नहीं खाली होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि वो जो पद है एक दिन भी खाली नहीं होगा, ठीक है? तो ये जो आपका कार्यकाल है, आप अपने जिस दिन पद से बैठ रहे हैं उस दिन से 5 साल के लिए होगा। आप बीच में आपको कुछ हो जाना, आप रिजाइन दे देना, तो अलग बात है। एक नहीं होता है कि आप भर्ती हो गए हैं तो कम से कम आप उतने साल तक रहेंगे। जैसे आर्मी वगैरह के लिए पहले था 16 साल, आप 16 साल के बाद अपना रिटायरमेंट दे के आ सकते हैं, ठीक है? लेकिन उसमें आप लोग बहुत दिनों तक रहते थे, उस 16 के बाद भी रिटायर होकर नहीं आते थे, उसमें बहुत दिनों तक चलते थे। लेकिन आपका एक मिनिमम था कि आप इस 16 साल के बाद रिटायर हो सकते हैं, ठीक है? तो इसमें भी एक चीज है कि आप 5 साल तक रह सकते हैं। 5 साल के बीच में अगर आप चाहें तो रिजाइन करके चले जाएं, या तो आप एक्सपायर हो जाए, या तो आप महाभियोग लगा दें, ठीक है ना? यही है। तो जो कार्यकाल है आपका 56 में ये सिस्टम है, ठीक है? ये 5 साल रहेगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी कोई वो 5 साल तक बना ही रहेगा और एक दिन भी सीट खाली नहीं रहेगी, ठीक है? उस पे चाहे जो उपराष्ट्रपति आके बैठे, चाहे वो न्यायाधीश, चाहे अन्य 33 न्यायाधीशों में से कोई एक बैठे, लेकिन उसे बैठना ही होगा, वो पद खाली नहीं होगा। क्यों नहीं खाली होगा? क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं हमारे राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, ठीक है? हमारे जितने भी काम होते हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, ठीक है? हाँ, तो आपका हो गया ये कार्यकाल। 57 में, अनुच्छेद 57 में आपका दोबारा निर्वाचन, अनुच्छेद 57 में आपका दोबारा निर्वाचन। इस दोबारा निर्वाचन में सिस्टम है, जैसे आप अमेरिका वगैरह चले जाएंगे, अमेरिका वगैरह का सिस्टम ये है कि आप अपने पूरी लाइफ में यूएसए में कम से कम 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति हो सकते हैं, उसके बाद आप कभी नहीं हो पाएंगे, तीसरी बार आप कभी हो ही नहीं पाएंगे। आज तक बराक ओबामा 2 बार रहे राष्ट्रपति, ठीक है? 2 बार राष्ट्रपति बराक ओबामा रहे, उसके बाद वो कभी नहीं कर पाए। अगर वहां पे सिस्टम ऐसा होता तो बराक ओबामा कम से कम 4 से 5 बार करते। उतना अच्छा काम कर रहे थे, उनका अच्छा बर्ताव था, लोगों से बात करने का तरीका, व्यवहार का अच्छा था। लेकिन हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, आप जितनी बार, जब तक जिंदा है, ठीक है, जब तक आप जिंदा हैं, आप उस पद पे, मतलब आप जीत रहे हैं तो आप उस पद पे बने रहेंगे, ठीक है? आप जब दोबारा निर्वाचन होगा, ठीक है, अच्छा मान लीजिए इस समय हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, अब द्रौपदी मुर्मू और उनका विचार है कि हम जो दोबारा लड़ेंगे चुनाव, ठीक है, हम दोबारा चुनाव जीत जाए। अब जो है जब दोबारा चुनाव होगा फिर से यही प्रक्रिया इनके लिए अपनाई जाएगी, नहीं कि ये जो है वही हो रही है, इनके लिए कोई प्रक्रिया, ठीक है? क्योंकि आपका जो 5 साल का कार्यकाल ये खत्म हो गया है, जब का टेन्योर है 5 साल वाला, ये खत्म हो गया है। अब दोबारा आपको जो है अपना, आपने सबके सामने आए, अपनी मजबूती से आए, दिखाएं कि नहीं हमने अपने देश के लिए एक अच्छा काम किया है, ठीक है? आप अपना पक्ष रखें, लोग आपको पसंद करें, आपको वोटिंग करें फिर से, ठीक है? तो ये जो है आपका 5 साल जो है आपका कार्यकाल खत्म हो गया 5 साल का। अब आप जो है दोबारा चुनाव लड़ेंगे, तो फिर वही जो दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो आपको फिर यही सब प्रक्रिया अपनानी होगी, फिर वही निर्वाचन मंडल बनेगा, फिर वही लोग वोट देंगे, अब फिर आपकी गिनती होगी, फिर आप जाके पहले चरण में जीते, दूसरा चरण में जीते, तीसरा में, जिसमें आपको जीतना होगा आप जीते, ठीक है? ये है आपका 57। तो दोबारा निर्वाचन हमारे यहाँ हो सकता है, आप 2 बार नहीं 5 बार बने राष्ट्रपति, ठीक है? तो आज तक सिर्फ एक ही राष्ट्रपति बने हैं 2 बार, वो है राजेंद्र प्रसाद, बाकी आज तक कोई दोबारा राष्ट्रपति नहीं बना। चाहे प्रतिभा देवी पाटिल हो, चाहे प्रणब मुखर्जी थे, चाहे रामनाथ कोविंद थे, चाहे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है? उससे पहले वो थे एपीजे अब्दुल कलाम थे, उससे भी पहले वो लोग थे राजेंद्र प्रसाद। तो ये लोग जितने भी हैं, राजेंद्र प्रसाद सिर्फ 2 बार बने हैं राष्ट्रपति, आज तक कार्यकाल है कि राजेंद्र प्रसाद के अलावा कोई दोबारा नहीं बना राष्ट्रपति, सिर्फ ये जो है ये राजेंद्र प्रसाद ही दोबारा निर्वाचित हुए, ठीक है ना? तो ये आपका अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 58 क्या कहता है? अनुच्छेद 58 कहता है कि हमारे यहाँ जो चुनाव लड़ेगा, ठीक है, जिसको चुनाव लड़ना है
उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो उसकी कोई तो योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ समझ में। तब तक घर पे थोड़ा सा पढ़ भी लेकिन तुम्हारा ना थोड़ा सा और समझाएगा। अब इतने आराम से इतने अच्छे से समझाने नहीं समझाएगा तो क्या मतलब होता है? अनुच्छेद 58 है। अनुच्छेद 58 कह रहा है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप अपनी क्या करेंगे? योग्यता, ठीक है, आप अपनी जो है योग्यता बताएंगे, ठीक है। और जब आप अपनी योग्यता बताएंगे तो आपकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उस योग्यता को हमको जानने की जरूरत है, ठीक है। तो आपकी जो योग्यता है सबसे पहले तो आप जो है भारत के नागरिक हो, ठीक है। अब भारत के नागरिक हो, कभी कभी ये सवाल उठ जाता है कि जब भारत के नागरिक हो तो क्या जब कोई हमारे यहाँ विदेश का आके नागरिकता लिया है, जैसे शोएब मलिक साना मिर्जा के जो पति हैं शोएब मलिक, बाई मिस्टेकली उनको अच्छा लगा कि पाकिस्तान हमको अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ के शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं थोड़ा सा हमको टार्चर कर रहे हैं, ठीक है। अब उसका विचार हुआ कि हम आके भारत में रह जाएं और भारत की नागरिकता ले लें, हो सकता है ऐसा, ठीक है। जब ऐसा हो सकता है तो यहाँ आके नागरिकता ले लेंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पे नागरिकता ले लेंगे तो क्या हुआ, राष्ट्रपति या विधानसभा चाहे लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं? जब हमारे देश के नागरिक हो जाएंगे आप 7 साल रह के या 10 साल रह के आप जो है बताएं 7 साल, ठीक है। तो जो है पंजीकरण वाला 7 साल था, देशीकरण वाला आपका जो है 10 साल वाला है, ठीक है। तो या तो 7 साल या 10 साल रह के जब हमारे भारत की नागरिकता ले लेंगे तब आप चुनाव लड़ने के योग्य हो जाएंगे। लेकिन हमारे ये बताने का मतलब ये था कि आप अगर राष्ट्रपति बनना है अमेरिका में आपको, तो जब तक आप अमेरिका की धरती पे पैदा नहीं हुए होंगे आप वहां के राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, भले आप वहां की नागरिकता लेंगे। जैसे सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के जो लोग सीईओ हैं, ये लोग चाहें कि हम अगर अमेरिका के सीईओ बन जाए कभी नहीं बनेंगे। अरे सॉरी सीईओ नहीं मतलब राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति अगर सुंदर पिचाई चाहे कि हम बन जाएं तो नहीं बनेंगे। हाँ, उनकी जो मैडम है सुंदर पिचाई जी की, चाहे सत्या नडेला की जो मैडम है, ये लोग चाहें तो राष्ट्रपति बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो है कि, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है। आप हमारे यहाँ 7 साल रह के नागरिक बन गए हैं, ठीक है, 7 साल रह के हमारे यहाँ नागरिक बन गए हैं, आपको हर एक जगह का चुनाव लड़ने का अधिकार हो गया। अगर आप योग्य हैं, पढ़ रहे हैं तो आपको नौकरी पाने का अधिकार हो गया, आपको हर एक काम करने का अधिकार हो गया। लेकिन यही सिस्टम जो अमेरिका में नहीं है। अमेरिका कहता है अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो हमारे यहाँ पैदा होने चाहिए, ठीक है, समझा ना? हाँ, ये चीज है। तो हमारे यहाँ वो भारत का नागरिक हो, उसकी जो उम्र हो वो 35 वर्ष हो, ठीक है। उसकी जो उम्र हो, जो योग्यता है, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, ठीक है, समझा ना? उसके पास कम से कम 50 निर्वाचित प्रस्तावक, ठीक है, 50 निर्वाचित अनुमोदक, ठीक है। यानी आप ठीक है, यानी आपको अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपकी जो योग्यता है, सबसे पहले भारत का नागरिक, 35 साल उम्र, ठीक है,
50 निर्वाचित प्रस्तावक, यानी संसद में से आप चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, इन दोनों में से आप 50 निर्वाचित जो है प्रस्तावक ले जाएंगे, ठीक है, निर्वाचन आयोग के सामने, ठीक है, जो निर्वाचन आयोग है, जो निर्वाचन मंडल बना रहा है, ठीक है, आप जो है 50 निर्वाचक प्रस्ताव ले देंगे। निर्वाचक जो लोग निर्वाचित हो गया है, ठीक है, क्योंकि वोट किसको देना है, निर्वाचित को वोट देना है ना, मनोनीत को वोट नहीं देना है, बताए हैं। तो जो निर्वाचित लोग होंगे ये 50 प्रस्ताव लेके जाएंगे कि नहीं इनको चुनाव लड़ने दीजिए, और ये जो 50 अनुमोदक हैं ये साइन करके देंगे, ये 50 अनुमोदक साइन करके देंगे कि ये जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इनको चुनाव लड़ने दीजिए, ठीक है। यानी टोटल मिला के 100। यानी हमारे यहाँ हमारे भारत की संसद में फिलहाल अगर वर्तमान में कोई चुनाव लड़ना चाहे राष्ट्रपति का, तो वो कम से कम 8 लोग लड़ सकते हैं, कम से कम 8 नहीं 7, 800 है, कम से कम अगर कोई भी चाहे तो 7 लोग चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का। सभी लोग चाहिए ना, सभी लोग चाहिए। अब 545 दे रहे हैं, 543 233 दे रहे हैं, 776 था ना, ठीक है ना, तो लगभग 7 लोग लड़ सकते हैं। आपको ये योग्यता है आपकी, ये होनी चाहिए, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। 50 भारत के नागरिक 35 वर्ष उम्र, 50 निर्वाचित प्रस्तावक संसद के होने चाहिए, संसद के होने चाहिए, ना कि विधानसभा के। ना सोचे आप कि जो विधानसभा के लोग वोट दे रहे हैं वो लोग होंगे, सुना है जी। कभी ये मत कर दीजिएगा आप लोग कि जो विधानसभा के लोग वोट दे रहे हैं उनको हम मार दें, ठीक है, उनको नहीं करना है। जो लोग संसद से हैं वो 50 निर्वाचित प्रस्ताव रहेंगे, और ये 50 निर्वाचित अनुमोदक रहेंगे। 50 प्रस्ताव मतलब प्रस्ताव लेके जाके कहेंगे 50 लोग अलग अलग, ये 50 अलग रहेंगे, ये 50 अलग रहेंगे, 50 लोग सिग्नेचर, ठीक है, आगे 50 लोग हस्ताक्षर करके देंगे, ठीक है। मेरी चुनाव जैसे आप कभी भी यहाँ मुखिया वगैरह के चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे तो कम से कम आपके पास 2 लोग होने चाहिए, ठीक है। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, नहीं होता कि नॉमिनेशन के लिए गए लोग, होता है ना, तो जब भी आप नॉमिनेशन के लिए जाएंगे तो वहां कम से कम आपके पास 2 होने चाहिए लोग जो अपना सिग्नेचर करके देंगे हम इनके पक्ष में, ठीक है। अगर मूवी में देखते हैं तो उसमें नहीं होता है कि हम जो यहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव, हमारे कोई सपोर्ट नहीं, तो लोग कहते हैं कि हम देखते हैं कौन है, तो बाद में जो इमोशनल टाइप होंगे तो जिसका वो बॉयफ्रेंड रहता है उसके पापा, उसकी मम्मी, उसके भाई सभी लोग उसके पक्ष में आते हैं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब वैसा क्रिएट किया जाता है, ठीक है। वैसा आज के समय में होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ मत करिए आप, ठीक है। तो ये जो है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का जो सिस्टम है ये बहुत सही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो कोई भी चाहता था, तो जैसे मान लीजिए कि अब इसमें बोला गया है, आप देखिए, फिर इसके बाद आप लोकसभा के सदस्यता होने की योग्यता सदस्य मान लीजिए इसको, आप लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखते हैं, ठीक है। अब ये बताइए इसका तो 25 ही वर्ष है, हाँ, इसका तो 25 ही वर्ष है ना, आप लोकसभा के सदस्य 25 वर्ष नहीं कर सकते हैं, हम पहले ही कह चुके कि 35 वर्ष हो, ठीक है। लेकिन इसमें कहा गया है कि कम से कम आप जो है ये जो योग्यता है, कम से कम ये योग्यता आप रखे रहिए, इससे पहले आपका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप जो है ये जो है इतनी आपकी योग्यता होनी चाहिए, तब जाके आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। और देखिए इसमें जो है आपके पास 15,000 रुपये होते थे जमानत राशि, ठीक है, 15,000 रुपये। अब देखिए ये जो निर्वाचक थे पहले, ये जो निर्वाचक हैं 1990 से पहले ये 10-10 थे, ठीक है, 10 निर्वाचक जो है प्रस्तावक रहेंगे, 10 अनुमोदक रहेंगे 1990 से पहले। लेकिन 1990 के बाद ये 50-50 कर दिया गया। और ये जो पहले सिस्टम था 15,000 वाला, ये भी पहले कम था,
3000 5000 ऐसे था, लेकिन अब जो है इसको बढ़ा दिया गया है, अब कर दिया गया इसको 15000। ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है उसके पास 15000 रुपये नहीं होगा, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि आप जो है जितना भी मत पड़ रहा है कम से कम उसका 1/6 मत प्राप्त कर लीजिए। अगर आज आप 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने पॉलिटिकल कैरियर में सबसे बेकार नेता है। समझा रहा है जी? आपकी जो जमानत राशि है वो जमानत जब्त का मतलब है कि जो पैसा आपका है नहीं मिलेगा। जमानत जब्त मतलब वो जेल वगैरह नहीं जाएंगे, ठीक है। जमानत जब्त का मतलब ये है कि जो आपका 15000 रुपये है ये आपको नहीं मिलेगा। अब ये 15000 रुपये ये ज्यादा नहीं है। जैसे 2020 में शरद अरविंद बोबड़े हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। उनको एस ए बोबड़े बोला जाता है, एस ए बोबड़े उनको लगता है 47 में, थोड़ा सा देख लीजिएगा, 47वें वो मुख्य न्यायाधीश थे हमारे देश के, ठीक है। हमारे देश में जब 2019 के लास्ट में कोविड का चल रहा था तो 2020 के अप्रैल या मई में यह शरद अरविंद बोबड़े जी जाके हार्ले डेविडसन गाड़ी थी तो बीजेपी के नेता थे नागपुर में, महाराष्ट्र वाला नागपुर, झारखंड वाला नागपुर नहीं, जो महाराष्ट्र वाला नागपुर है उस नागपुर में शरद अरविंद बोबड़े जाके उस हार्ले डेविडसन की गाड़ी चला रहे थे जो लगभग 22 से 2.5 करोड़ के साथ नई गाड़ी है, पूरा ध्यान नहीं है, जितने भी गाड़ी महंगी है, ठीक है, गाड़ी महंगी है। उस गाड़ी में जो है वो उस गाड़ी को सीख रहे थे और वो जो गाड़ी थी वो एक बीजेपी नेता की थी। इसी पे हमारे वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने ये टिप्पणी कर दिया कि आज के इस दौर में हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं लोगों की समस्या न सुनने की बजाय आज के समय में वो जो है महंगी गाड़ियों पर चढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक सिस्टम है, जब हम आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज का जो है आप चर्चा चाहे उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप आज तक आप लोग कभी नहीं सुनेंगे कॉलेजियम पद्धति को छोड़ के, आज तक आप कभी नहीं सुनेंगे संसद में कि हमारे यहाँ के जज जो है गलत काम कर रहे हैं, आप आज तक कभी नहीं सुनेंगे क्योंकि उसकी चर्चा आप कर ही नहीं सकते हैं संसद में, ठीक है, समझा ना। तो यही चीज है। तो जब ये प्रशांत भूषण इस शब्द का प्रयोग कर दिए तो उन्होंने टिप्पणी कर दिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तहत। अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो थे आप उन लोग थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो गए कि मतलब ये वकील हो गए, हमको ऐसा पता है भाई, जानते हैं जो पावर में रहता है सोचता है कि हमको इसे बोल रहे हैं। अब हुआ क्या, इन लोगों ने एक मतलब अध्यादेश लाया सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने कि आप अपने बयान में परिवर्तन करिए, या तो आप उस ट्वीट जो किए थे उसको डिलीट कर दीजिए, या तो आप अपने ट्वीट में कुछ बयान में परिवर्तन कर दीजिए, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि मैं अपने इस ट्वीट में एक शब्द भी परिवर्तन नहीं करूंगा, आपको हमें जो सजा देना है वो सजा दे सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़े वकील प्रशांत भूषण, पता नहीं कितने के खिलाफ केस लड़ते हैं, बहुत पीआईएल दायर करते हैं, जैसे प्रशांत भूषण ने कोई जगह बोलते हैं। तो वो जो है उन्होंने बोला ये कि हम अपने जो टिप्पणी किया उसमें एक शब्द भी परिवर्तन नहीं करूंगा, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी जो भी सजा देगी हमें मंजूर है। जानते हैं सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि जो देश का इतना बड़ा वकील है, अगर हम इसको बड़ा फैसला सुना देंगे तो हमारा फैसला नजीर बन जाएगा और आने वाले फ्यूचर में हमारे किसी भी वकील के लिए खतरा साबित हो सकता है। जानते हैं उनके लिए उन्होंने 1 रुपये का दंड प्रावधान किया, इनको 1 रुपये की सजा दी जाती है, 1 रुपये का दंड प्रावधान। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी करने के बाद 1 रुपये का प्रावधान किया गया। आप सोचिए, आप तो एक मौका नहीं मिल गया, जिस नजीर की आप बात कर रहे थे कि कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, जिस नजीर की आप बात करते कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, आप बताइए कोई टिप्पणी करेगा तो आप 1 रुपये में आपको करना होगा, यानी जो सजा आपको सुना है और हम तो अधिमान है, हम भी कहते हैं ये जो हमारे मुख्य न्यायाधीश से समझ वैसे छूट जी है, कुछ सही काम नहीं कर रहे, गलत काम कर रहे, अपने मन का फैसला सुना रहे हैं, ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन हम बता रहा हूँ ये चीज कि ऐसा कर सकता हूँ। तो आने वाले फ्यूचर में अगर हमारे ऊपर केस दायर करेंगे तो हमें यही कहेंगे, याद है आपको ये चीज, ये आप ही फैसला दिया है, इसी चीज का फैसला दीजिए। आप जो है नया कोई हम पढ़ाए आपको,
आप जो है कोई नया कानून बना के आप फैसला, हमसे दूसरे पढ़ाए हैं ना, आप जो है कोई नया कानून बना के आपको फैसला नहीं सुनाएंगे, जो आप अपना कानून बनाए उसी कानून फैसला दीजिए। इसीलिए राहुल गांधी की जो सदस्यता है इसीलिए वापस आई है, क्योंकि आप जो है ज्यादातर वोट दे करें, आप किस बेस पे जो है ज्यादातर इनको सजा देती है, जबकि आज तक किसी को ऐसा सिस्टम नहीं हुआ। तो 1 रुपये की देने की वजह से उस प्रशांत भूषण की बेइज्जती हो गई थी और कुछ नहीं हुआ। 1 रुपये से क्या होता है, मतलब उनको 1 रुपये की सजा सुनाई गई। तो यहाँ भी वही सिस्टम है, 15,000 उसके लिए कुछ है नहीं, पता नहीं 15,000 करोड़ उसके खाते में होंगे, उसके लिए 15,000 कुछ नहीं है, लेकिन आपकी जो एक बेइज्जती होगी, आपका एक इमेज खराब होगा कि आप जो है 1/6 मत प्राप्त नहीं कर सके, आपको चुनाव लड़ने में दिक्कत है। ठीक है, ये इस बेइज्जती के लिए ऐसा किया गया, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपकी योग्यता, आपके पास कितनी योग्यता होनी चाहिए, भारत के नागरिक 35 वर्ष 50 प्रस्तावक और अनुमोदक होना चाहिए, जो लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, समझा रहे हैं, और 15,000 जमा राशि आपके पास होनी चाहिए। किसी लाभ के पद पे नहीं। ठीक है, नहीं अब बता रहे हैं ना, लाभ का पद भी बता देगा, ये होना कि होने चाहिए, अच्छा, ये आप होने चाहिए। अभी आपको बताएंगे क्या नहीं होना चाहिए, ये तो आपकी योग्यता थी ना। ये आपकी योग्यता है, अनुच्छेद 59 है, आपकी दशा, आपकी दशा कैसी होनी चाहिए, अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपकी दशा जैसे कैसे है, तो आप जो है पहले तो आप पागल नहीं होने चाहिए, पागल या दिवालिया। ठीक है, आप दिवालिया नहीं होने चाहिए। दिवालिया को समझते हैं आप लोग, कर्जे। हाँ, आपको जो बैंक रफ्ती घोषित नहीं किया गया कि आप बैंक का जो पैसा लेके भाग गए, अब बताइए आप दिवालिया रहेंगे, ठीक है, पागल रहेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आप दिवालिया रहेंगे तो हो सकता है कि आप राष्ट्रपति बन जाए, आप सब पैसे मांगेंगे, पैसा भर दीजिए मेरा, कह सकते हैं कि आप देश के मालिक है ना, तो आप कहेंगे नहीं मेरा पैसा भरिए, अब भरे सरकार 1,000 करोड़ इनका। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि आप जो दिवालिया नहीं होने चाहिए। अच्छा, सबसे अच्छा चीज लगता है आप लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। अच्छा, लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए, ये इनके लिए है। अगर यही चीज कोई आर्मी में है, कोई एयरफोर्स में है, कोई नेवी में है, कोई पुलिस में है, कोई किसी में भी है, ठीक है, अगर वह सरकारी पद पे है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन हमारे जो नेता हैं, अगर जैसे जगदीप धनखड़ को याद रहे, हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, इससे पहले हमारे जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद थे, ठीक है, रामनाथ कोविंद बिहार के जो है राज्यपाल थे, ठीक है, बिहार के राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद। हुआ क्या था, ये जो लाभ के पद लोग डिसाइड कर रहे हैं ना, ये सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है, सरकारी नौकरी, और अपने में जानते हैं, और लाभ का पद डिसाइड कौन करता है, लाभ का पद डिसाइड करती है संसद, कि कौन कौन सा पद लाभ के पद के दायरे के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जब आप लोग मेंस लिखेंगे तो मेंस में सिर्फ इतना नहीं रहता है, हम मेंस में बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि जया बच्चन बाद में कैसे सिस्टम हुआ था कि इनकी जो एक फेस्टिवल था उसकी अध्यक्षता कर रही थी, वो उस अध्यक्षता की वजह से उनको बता देंगे कि आपकी लाभ के पद पे जया बच्चन जो अमिताभ बच्चन की पत्नी है, किस तरह वो, और ऐसे ऐसे कैसे वो मेंस के लिए होता है। ठीक है, कि आप किस तरीके से, तो संसद जो है ये निर्धारित करती है कि आप जो है कि कौन कौन सा ऐसा पद होगा जो लाभ के पद के दायरे के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये लोग इतने मतलब इतने चालाक हैं, ये सब इतने सारे सब चालाक हैं कि अपना जो पद है, जो अपना पद है, उस पद के लिए उस पद को इन्होंने लाभ के पद में नहीं रखा है। आप सोचिए, लाभ के पद में जब नहीं रखा है, यानी जब रामनाथ कोविंद राज्यपाल थे ना, जब रामनाथ कोविंद राज्यपाल थे, उन्हें उसी राज्यपाल के पद पे रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा था राष्ट्रपति का।
जब राष्ट्रपति का चुनाव वो जीत गए, जीतने के बाद वो फिर यहाँ पे आए, तो फिर वहां पर रिजाइन किए, तो फिर वो राज्यपाल के पद से हटे, तब जाके इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव मतलब शपथ ग्रहण किया। और हमारे यहाँ आप शिक्षक हैं, चाहे पुलिस में, चाहे आर्मी में, चाहे एयरफोर्स में हैं, तो सबसे पहले आप रिजाइन दीजिए। देख रहे हैं इनकी चालाकी, देख लीजिए इनकी चालाकी देखिए कि सबसे पहले आप रिजाइन दीजिए, उसके बाद आप चुनाव लड़िए। अपने लिए कि हम पहले चुनाव लड़ लेंगे, उसके बाद जैसे अखिलेश यादव संसद सदस्य थे ना, यहाँ से आने पर से फिर वो विधानसभा का चुनाव कैसे लड़े थे कि नहीं, विधानसभा का चुनाव कैसे लड़े, ठीक है। इससे पहले जो योगी आदित्यनाथ थे वो भी गोरखपुर से सांसद थे। जब 2017 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, 2017 में विधानसभा में वो आए थे, यहाँ पे मुख्यमंत्री बने 2017 में। तो जब ये मुख्यमंत्री बने ना, तो उस समय ये सांसद सदस्य थे, ये रिजाइन मार के तब आके जो है इसमें मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। तो ये लोग जो अपने लिए अच्छे तक डिसाइड करते हैं, आपके लिए कि आप पहले रिजाइन करिए, उसके बाद तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, समझा ना। तो आप जो आपकी दशा कैसे होनी चाहिए, आप पागल नहीं होने चाहिए, दिवालिया नहीं होने चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, लाभ का पद कौन डिसाइड करता है, तो उसको डिसाइड करती है संसद, ठीक है, समझा ना। ये हो गया। आपको के पास ये जो है नहीं होना चाहिए, समझा ना। आप जो है आप इसमें ये ताकत नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ के पद कौन डिसाइड करेगा, संसद। इसमें क्या क्या होना चाहिए, आपके पास 35 वर्ष उम्र, भारत के जो नागरिक, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदन, ठीक है, ये सभी लोग आपके पास होने चाहिए, ठीक है, समझा ना। तो ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब आपका अंश है 7। इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाए, ठीक है। तो राष्ट्रपति का शपथ है, आप जो है अनुसूची 3 की तरफ शपथ होता है ना, अनुसूची 3 है ना, उसी की तरफ शपथ होता है। तो उसी शपथ में एक पेज राष्ट्रपति के लिए है, ठीक है, कि आप जो है न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो जो जब शपथ दिलाते हैं तो कहेंगे जो मतलब ऑफिशियल जो पेपर रहता है, वो पेपर सब कुछ पहले से रहता है। जब पेपर रहता है तो उस पेपर पे जो भी लिखा रहता है कि मैं ये चीज अपने देश की अच्छा करूंगा, ये जो भी रहता है वो सब कुछ इसी के अंदर करते हैं। तो इनको जो शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। अच्छा, कभी कभी ऊट पटांग क्वेश्चन टाइप पूछते थे, कहता है कि मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो ससुराल चले गए हैं, चाहे शादी की शादी है, ठीक है, वहां चले गए, कहीं भी चले गए, ठीक है, चाहे आपने कोई काम से चले गए, मान लीजिए विदेश भ्रमण पे चले गए हो, घूमने चले गए, उनका मन है टूर पे चले गए हो, कहीं भी चले गए, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ऐसा नहीं, मतलब मुख्य न्यायाधीश 33 आने न्यायाधीश है ना, इनमें से कोई जो वरिष्ठ होगा दिला देगा, ठीक है। आप कहेंगे 33 खाली है, 33 खाली जिससे मतलब भारत देश में कोई शासन कर लिया है, कभी ये 33 खाली नहीं है, ठीक है। 1 8 2 3 गायब रहते, बाकी सभी लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहां तक हम आपको पढ़ा दिए, ठीक है। बाकी जो महाभियोग वाला है अनुच्छेद 61, ये बड़ा है थोड़ा, इसको पढ़ाएंगे कल, ठीक है ना, समझा ना। ये बहुत बड़ा है, जैसे निर्वाचन वाला बड़ा था ना, जो महाभियोग है सिर्फ कोई जाएगा इधर पे, तो इसलिए उस महाभियोग को कल पढ़ाएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, अब जो अगला हम आपको ज्योग्राफी बताते हैं, ठीक है ना।